राष्ट्रपति चुनाव की बहस में हिलेरी को मिली बढ़त ने बाजार का मूड सुधारा। डाउ ने लगाई सेंचुरी, लेकिन एशियाई बाजारों की ठंडी शुरुआत और एसजेएक्स निफ्टी में भी सुस्ती। कच्चा तेल समला ब्रेंट क्रूड $46 के पार। ओपेक देशों के बीच उत्पादन स्थिर रखने पर सहमति नहीं बनने की आशंका। क्रूड उत्पादकों की बैठक का फैसला आज। सितंबर सीरीज की एक्सपायरी कल। सीएनबीसी आवाज के पोल के मुताबिक 37% ब्रोकर्स ने माना 8,700 से 8,750 के बीच एक्सपायरी संभव। इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम खत्म होने में बचे हैं सिर्फ 3 दिन। टैक्स एक्सपर्ट्स का अनुमान 25 से 30 हजार करोड़ रुपए की रकम होगी जमा। अगले 72 घंटों में ज्यादा से ज्यादा लोग करेंगे आय का खुलासा। इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगा भारत। पाकिस्तान पर लगाया आरोप, आतंक के माहौल में सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेना सही नहीं। कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज की लिस्ट में भारत 16वें पायदान पर चढ़ा। दुनिया भर में कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज में लगातार 2 साल भारत की स्थिति में सुधार। अमेरिकी बाजारों की मजबूती के बावजूद एशिया में हो रही है ठंडी शुरुआत। बड़ा सवाल है कि एफआईएस की बिकवाली का दबाव कम तो जरूर हुआ है, लेकिन एक्सपायरी के पहले क्या निचले स्तरों से रिकवरी आएगी या फिर उछाल में करें बिकवाली, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 2 खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। इनसे जानेंगे कि कौन सी सेक्टर स्टॉक्स हैं इनको पसंद, जहां होगी आज कमाई के बेहतरीन मौके। लेकिन सबसे पहले देखिए डाउ ने किस तरह से प्रदर्शन दिखाया। जी हाँ, हमने देखा था कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ केवल 20 अंक ही ऊपर था फ्यूचर्स का भाव, और आप देखिए 130 अंक की जोरदार तेजी वहां पर देखने को मिली। हालांकि यूरोप में डॉइचे बैंक को लेकर अभी भी दिक्कतें बरकरार हैं और यहां के बाजार संभल नहीं पाए, लेकिन फिर भी देखिए निचले स्तरों से इन्होंने भी सुधार दिखाने की कोशिश करी है। ये बताइए, आज एशियाई बाजार थोड़े से कमजोर हैं, सुस्त हैं, क्योंकि येन में हमने देखा मजबूती देखने को मिली तो निकई गिरा। भारतीय बाजारों के लिए ये क्यूज इंपॉर्टेंट है या फिर एक्सपायरी से पहले के मूव्स इंपॉर्टेंट हैं? आज बाजार किस तरह से ट्रेड करेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। हम शुरुआत करने के लिए एशियाई बाजारों के मूव इंपॉर्टेंट है और उसके बाद हम एक्सपायरी पर शिफ्ट हो जाएंगे घंटे भर का ट्रेड लेने के बाद। याद होगा आपको, कल भी डाउ की कमजोरी के बावजूद एशिया रिकवर हुआ तो हमने उस पर भरोसा किया। तो मुझे लगता है कि शुरुआत करने के लिए एशिया को देखना चाहिए। तो अगर जापान के बाजार को छोड़ दें एक तरफ, जो उनकी अपनी दिक्कत से गिरे हैं, अगर हांगकांग थोड़ा निचले स्तरों से रिकवर हो जाए, लाल निशान से हरे निशान में आ जाए, 0.5% कमजोर है, शंघाई थोड़ा मजबूत हो जाए, तो फिर भारतीय बाजार मजबूत खुल सकते हैं। और अगर यही रहे तो हम बहुत ज्यादा कमजोरी, बहुत ज्यादा मजबूती के साथ नहीं खुलेंगे, ये संकेत आप मान कर चलें। तो ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल थोड़ा सा वॉलेटाइल है, उतार चढ़ाव भरा है। डायरेक्शन का अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो रहा है, क्योंकि बड़ी इवेंट्स निकल जाने के बाद अब लोग अभी अपना पूरी तरह से मन नहीं बना पा रहे हैं कि क्या और तेजी करनी चाहिए या फिर मुनाफा वसूली करके निकल जाने का वक्त। और वैसे ही भारतीय बाजारों में भी दिख रहा है, और इसलिए कल की कमेंट्री में आज कोई बहुत बड़ा बदलाव है नहीं। तो पहली चीज तो ये जो कल कहा कि 8,675 8,700 निफ्टी पर बेहद अहम सपोर्ट है, कल भी होल्ड किया, आज भी शायद हम होल्ड करें, संभावना तो दिखती है। दूसरा, वही कल की 8,700 के ऊपर जब तक आप बंद हो रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं। कल आप फिसले नीचे थोड़ा सा जरूर, लेकिन बंद 8,700 के बेहद करीब थोड़ा ऊपर ही हुए हैं। तीसरा, 8,800 के पार निकलने के बाद ही असली तेजी की पोजीशन बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और 8,675 के आसपास 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे छोड़ दिए, उसके नीचे कमजोर होने के बाद नीचे की रिस्क खुलती हुई दिखेगी, जो आसानी से निफ्टी को 50 से 100 पॉइंट नीचे एक्सपायरी के पहले ले जा सकती। तो उन लेवल्स पर नजर रखिए। 8,675 8,700 का अगर ट्रेडिंग जोन तोड़ देता है बाजार, तो रिस्क आपके लिए 100 पॉइंट की नीचे की खुल सकती है। अब निफ्टी को 2 तरह से ट्रेड किया जा सकता है। पहला तो ये कि खुलने दें और सेटल होने दें। किस तरह? बहुत छोटा स्टॉप लॉस इसीलिए दे रहा हूं तेजी की तरफ, 8,675 का ही लगाना है, ज्यादा लंबा नहीं लगाना है। तेजी की तरफ बहुत नुकसान करने की जरूरत नहीं। ट्रेड सही हुआ तो 8,750 8,775 पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दूसरा तरीका यह कि मजबूत शुरुआत हो जाए तो 8,775 8,800 के आसपास स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट कर दीजिए। उछाल में बिकवाली की कल की रणनीति भी कारगर हुई है, आज भी होगी। 8,675 और 8,625 2 लेवल नीचे की तरफ है। बैंक निफ्टी पे आज कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूं। 19,500 जो लेवल कल का टारगेट था वो हासिल हुआ है, वहीं पर बंद हुआ है।
तो ये मेक और ब्रेक वाला मामला है बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी को रिकवर करना है तो यहीं से होगी, रिकवरी आएगी तो बैंक निफ्टी से आएगी। इसलिए शॉर्ट करना, लॉन्ग करना दोनों थोड़ा सा रिस्की है। तो ट्रेडिंग रेंज पर नजर रखें, नीचे 19,300 और ऊपर 19,700, ये दो लेवल है जो बैंक निफ्टी के लिए अहमियत रखते हैं। पॉजिटिव जो मुझे दिख रहा है, मेटल्स, फार्मा, इंफ्रा। नेगेटिव साइड पर थोड़ा सा ऑटो हो सकता है, और बैंक्स पे मैं कोई ट्रेड दे ही नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं इंतजार करना चाहता हूं कि बैंक निफ्टी 19,500 को होल्ड कर पाता है या नहीं। तो 8,675 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, और अनिल इसी के आसपास 50 डे मूविंग एवरेज भी है। ये टूटता है तो बाजार नीचे जाएगा, और ये बना रहता है तो बाजार के लिए राहत की बात है। एक्सपर्ट्स से पूछते हैं कि वो आज किस तरह से फिर ट्रेड करना चाहेंगे। मतलब 3 दिन हो गए हैं, 3 बार ऐसा हो गया इस सीरीज में कि 8,700 के आसपास हम आते हैं, नीचे अगर खिसकते हैं तो फिर बाउंस दे देते हैं। कल के दिन भी ऐसा ही हुआ। तो क्या यहां से बाउंस देखने को मिलेगा या फिर और नीचे जाएंगे? पूछते हैं वागले साहब से। सर गुड मॉर्निंग, बताइए कैसे अप्रोच करेंगे आप? गुड मॉर्निंग हेमंत। गुड मॉर्निंग अनिल जी। सर, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जब हेमंत टेक्निकल्स की बात करने लगता है तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है। और वो क्यों? अनिल जी ने जो कहा कि कल के और आज के क्यूज में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, मैं वहीं से शुरुआत करूंगा। तो ऐसा नहीं हो कि मॉर्निंग में ही बेचना चाहिए। व्यू मेरा बायस डेफिनेटली बेरिश है फॉर ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स। जैसे कि कल था, ऊपर में गया 30-40 पॉइंट और ऊपर से फिसल गया, शायद आज वही होगा। तो अगर आप थोड़ा वेट करके बेचे ऊपर में वो ठीक है, लेकिन एज ए ट्रेडर, एज ए डे ट्रेडर बेचना चाहिए। क्यूज ये कहते हैं, मेरे लिए टेक्निकल क्यूज वो कहते हैं। मुझे लगता है जैसे ही 8700 तोड़ेगा, 8600 की तरफ जाएगा। 8620 का मेरा टारगेट है सितंबर फ्यूचर्स का, और 8780 का स्टॉप लॉस होगा। कल भी उसके तरफ जाके घुमा था। और बैंक निफ्टी 19,750, 19,250 ये रेंज होगा। तो टेक्निकल्स देखने का मतलब है कि अब बाजार में थोड़ी सी कमजोरी ज्यादा देखने को मिल रही है। नहीं, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि वो आप हम पे छोड़ दो। चलिए, बिल्कुल आप पे ही छोड़ा हुआ है सर, इसीलिए आपसे पूछते हैं कि किस तरह से ट्रेड करना चाहिए आज बाजार को। लेकिन FII का डेटा देखिए, ये सुधर नहीं रहा है और मूड दरअसल यही खराब कर रहा है बाजार का। कैसे अप्रोच करेंगे फिर? ये एक अच्छी बात हेमंत कही जा सकती है कि बिकवाली का दबाव कम हुआ है। कि सिर्फ 150 करोड़ की कल की बिकवाली है कैश में, और घरेलू फंड ने सामने 90 करोड़ की खरीदारी की। तो एक्शन कम है, एक्टिविटी कम है, ये कह सकते हैं। लेकिन वायदा कारोबार का डेटा आपको बड़ा जबरदस्त दिखेगा खरीदारी का। वो इसलिए कि 1300 करोड़ के ऑप्शंस खरीदे हैं FIs ने, और ये मुझे अच्छा नहीं दिखा डेटा। जो ऑप्शंस खरीदे काफी कुछ इसमें पुट ऑप्शंस हैं, FIs की तरफ से खरीदारी पुट ऑप्शंस की होना, और अगली सीरीज के पुट ऑप्शंस की खरीदारी शुरू होती दिख रही है। तो ऑप्शंस में ऐसा नहीं कि हर चीज खरीदारी की अच्छी हो, थोड़ा नेगेटिव साइड पर है। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात जो कल के डेटा में है FIs की तरफ से, वो ये कि इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली जरूर की है, लेकिन 350 करोड़ की है। और स्टॉक फ्यूचर्स में जो FIs दमदार बिकवाली कर रहे थे, वो घटकर 17 करोड़ की रह गई है। तो थोड़ा बिकवाली का दबाव कम हुआ। अब इसमें एक पॉजिटिव चीज आप मान सकते हैं कि अगर ग्लोबल मार्केट थोड़ा भी रिकवरी का मूड दिखा दे, ये एशिया अगर रिकवर हो जाता ना अमेरिका को देखकर, तो फिर आप FIs की आज शॉर्ट कवरिंग आते हुए देख सकते हैं। तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, आ सकती है, लेकिन ट्रिगर नहीं मिल रहा। तो ऐसे में FIs 8,700 के आसपास या इसके नीचे एग्रेसिव बेचना नहीं चाहते, ये संकेत अच्छा मिल रहा है। तो इसलिए अब जरूरी क्या है? जरूरी है कि बहुत सारे हेज फंड्स ऐसे होंगे जिन्होंने ये सोचा कि 8688 का लो बना है इस करेक्शन में, वो अब तक टूटा नहीं है। जब तक ना टूटे तब तक हम अपना शॉर्ट ट्रिगर नहीं करेंगे या लॉन्ग पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे। तो अहम लेवल को सपोर्ट करना बाजार के लिए जरूरी है, ताकि तेजी की पोजीशन कम होने का खतरा न बढ़े FIs की तरफ से। ये इस वक्त डेटा में दिख रहा है। चलिए, तो डेटा अब कुछ खास अच्छा नहीं है, बल्कि कमजोरी की तरफ ज्यादा है। और जनरली हमने देखा है एक्सपायरी से पहले जब एक मोमेंटम जिस तरफ भी हो, तेजी की तरफ हो तो बाजार ऊपर चला जाता है, और मंदी की तरफ हो तो नीचे जाने का खतरा ज्यादा खुल जाता है। चलिए, जैन साहब से पूछते हैं, तो ऐसे बाजार में वो कौन से स्टॉक्स पर बुलिश या बेरिश हैं? गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपकी नजर कहां पर है आज? अपने टॉपिक्स बताएं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं डिफेंसिव्स पे नजर ज्यादा है मेरी, और कहीं ना कहीं FMCG या IT या फार्मा ये पैक ठीक लगने लगा है, और कुछ तो हाउसिंग फाइनेंस और सीमेंट और ये भी ठीक लगते हैं। और ओवरऑल टाटा ग्लोबल ठीक लगता है, फिर मैरिको, कॉलगेट, ये बेसिकली FMCG पैक्स है। और हाउसिंग फाइनेंस में HDFC सेफर बेट लगता है, अगेन वो डिफेंसिव ही माना जाएगा इस पर्टिकुलर सेक्टर में। और रेन इंडस्ट्रीज जो सीमेंट में है, छोटी मझोली कंपनी है, बट बेहतरीन मूव दे रही है और बेहतरीन परफॉर्म कर रही है अभी।
और HCL टेक IT सेक्टर से। ओके, जब संदीप जैन जैसे स्टॉक पिकर्स HDFC, लीवर, मैरिको, डिफेंसिव, FMCG की बात करने लगे तब समझ जाना चाहिए कि बाजार में कॉन्फिडेंस की कमी है। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस की तो कमी हो ही गई है। आप देखिए ग्लोबल मार्केट्स ने जिस तरह से मूड बिगाड़ा है, ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, इससे बड़ी दिक्कत हो रही है। देखिए दुनिया भर के बाजारों को अब सबकी नजर रहने वाली है 9 अक्टूबर को वो किस तरह का भाषण देते हैं। लेकिन कल अच्छी बात यही रही कि हिलरी क्लिंटन का पलड़ा भारी था, ये एक अच्छी बात है। सीजन है वो एक्चुअली, बात करने में उनसे जीतना मुश्किल है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। वोट ले ले, हम तो यही चाहेंगे कि 9 अक्टूबर को भी उनका पलड़ा भारी रहे, हिलरी क्लिंटन थोड़ा ज्यादा वजन रखें। अब पूछते हैं फिर FNO से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल CNBC आवाज ने देर शाम एक पोल कराया था और उसके परिणाम क्या निकल कर आए। सब जानना चाहते हैं कि कल एक्सपायरी कहां होगी। 8,700 से 8,750 के बीच एक्सपायरी हो सकती है, ये 37% पार्टिसिपेंट्स मानते हैं। यानी जो स्तर आप आज देख रहे हैं इसके 50 पॉइंट की रेंज में ऊपर की तरफ होगी। 8,700 के नीचे खिसक सकता है बाजार एक्सपायरी के दिन, ये 33% लोग मानते हैं। और केवल 26% पार्टिसिपेंट्स ने माना कि 8,750 के ऊपर निकल सकता है और केवल 4% लोगों ने माना कि 8,000 के ऊपर हो सकता है, 8,800 के ऊपर हो सकती है एक्सपायरी। ये बताइए डेटा देखकर क्या लग रहा है, कहां होगी एक्सपायरी? डेटा से पोल सही लग रहा है। अगर आप डेटा देखें तो पोल सही बता रहा है कि जो डेटा है उस हिसाब से शायद 8,650, 8,750 जो रेंज, जिसमें मतलब मेरे ख्याल से 2-3% 65-67% जो दिख रहे हैं, लगभग वहां पर एक्सपायरी होने के चांस ज्यादा दिख रहे हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है। पहला इंटरेस्टिंग डेटा जो जनरली हम डिस्कस नहीं करते हैं वो है स्टॉक फ्यूचर्स का। स्टॉक फ्यूचर्स में आप देखिए कल के सेशन में और 2 शेयर मिलाकर 12 शेयर वायदा कारोबार के बैन में है। अब 12 शेयर वायदा कारोबार के बैन में होने का मतलब है कि स्टॉक फ्यूचर्स में दमदार पोजीशंस बनी हुई है। और मुझे दिक्कत कहां दिखती है? दिक्कत मुझे दिखती है FIs के डेटा में। जब मैं लगातार ये कह रहा हूं कि स्टॉक फ्यूचर्स कल भले कम बेचे हो, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स FIs लगातार बेचते आए और स्टॉक्स बैन में जाए, इसका मतलब है कि ट्रेडर्स को कहीं न कहीं सावधान रहने की जरूरत है। जनरली हम ये कहते हैं कि बाजार में सावधान रहिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रखिए, लेकिन अभी स्टॉक्स में सावधान रहिए और बाजार पर ज्यादा डर की जरूरत नहीं। ये डेटा में, वायदा कारोबार के डेटा में पहली बात। दूसरी बात, पुट कॉल रेशियो मेरे लिए कंफर्टेबल जोन की तरफ बढ़ रहा है, 1.05 पर आया है। थोड़ी पोजीशन आज और कम हो, बेहतरीन बात है कि 1 के लेवल के आसपास आ जाए, उसका थोड़े नीचे आ जाए तो आप अपनी शॉर्ट कवर कर लें, मंदी फ्रेश न करें। तीसरी बात, स्टॉक्स में 10 करोड़ शेयर नए जुड़े हैं, तो यहां पर थोड़ी सावधानी वाली बात जो हम कर रहे हैं वो है ये। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़े से शॉर्ट्स कल के सेशन में बनते हुए दिखे। 8,800 के लेवल को लेकर ऐसा लग रहा है कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने हार मान ली है, हमसे पार नहीं हो पाएगा। वो कहते हैं हमसे ना हो पाएगा, वो वाला मामला है। क्योंकि कल भी देखिए हेमंत, 8,800 के फुट में 7 लाख शेयर कम हुए, परसों भी कम हुए थे। तो अब जो लोग फ्रेश तेजी करना चाहते हैं, जो लोग 9,000 या उसके पार निफ्टी को देखना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी और अहमियत वाली बात यह कि निफ्टी 8,800 के पार निकलकर टिके। तभी सोचिए कि अब नई तेजी करनी है और बड़ी तेजी करनी है। तब तक ये सेल ऑन राइज वाला मार्केट है 8,800 के नीचे, और अब भले गिरे ना गिरे, कितना गिरे वो देखने वाली बात है। क्योंकि तो ये बाजार ट्रेड करने के लिए मुश्किल है, क्योंकि गिरने के लिए बहुत संकेत नहीं दे रहा है और बढ़ने के लिए आपके पास जगह नहीं है। तो एक्सपायरी तक कश्मकश वाला मामला नजर आता है। चलिए, तो एक्सपायरी तक थोड़ा कश्मकश वाला मामला है, लेकिन ऐसे बाजार में संदीप आपके टॉप पिक्स क्या होंगे? एक तेजी का कैंडिडेट बताइए और एक मंदी करने का भी। हेमंत, मैं हिंडाल्को के साथ सेल के साथ जाना चाहता हूं। ये कल हमारा एसटीवीटी भी था और मुझे लगता है मोमेंटम इंडिकेटर्स जो कह रहे हैं, मुझे लगता है आज या कल में फॉल आना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 153, टारगेट होगा 144। ये 2 या 3 दिन का व्यू है। बाइंग साइड में मैंने एक स्टॉक चुना है जो थीम है फार्मा, उसमें एक स्मॉल कैप स्टॉक है, ऑर्किड फार्मा। स्मॉल कैप है या मिड कैप है देखना पड़ेगा। ये इसमें कल क्लियर ब्रेकआउट मिले हैं, तो ये स्टॉक आज आउट परफॉर्म कर सकता है आज और कल में। तो इसको 39 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 52। ये स्मॉल कैप, मिड कैप के अलावा एक और कैप है सर, स्टॉक 2020 कैप। कल नीरज की टीम में था ये शेयर और 11% के रिटर्न्स इसने कमा कर दिए हैं। बेहतरीन तेजी देखने को मिल गई है कल इसमें, 11% से ज्यादा की। इंटरडे में तो और ऊपर ये गया था। आज भी वागले साहब मानते हैं दूसरे दिन तेजी बन सकती है। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बाकी के टॉप पिक्स बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि आज निफ्टी को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। पंचों की राय क्या है, ये बताएंगे ब्रेक के बाद।
आइए अब वक्त हो गया ये जानने का कि हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स निफ्टी को आज किस तरह से ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं। मानव चोपड़ा हेड टेक्निकल एनालिस्ट है मोनार्क कैपिटल के। आप देखिए वो कह रहे हैं कि खरीदारी करिए, 8800 के टारगेट्स हैं, 8670 का स्टॉप लॉस रखेंगे। आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल खरीदना चाहते हैं निफ्टी 8680 के स्टॉप लॉस के साथ 8750 के लक्ष्य के लिए। ये आशुतोष शर्मा भी खरीदारी करने की राय ही कह रहे हैं, 8780 का टारगेट है, 8680 का स्टॉप लॉस भी। लीजिए आइए बिकवाली की राय कुणाल सरावगी की तरफ से। इक्विटी रश के सीईओ 8750 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करेंगे निफ्टी 8660 के लक्ष्य के लिए। और उनका साथ दे रहे हैं जय टक्कर, वो भी कह रहे हैं कि बेचकर चलना चाहिए। उनका टारगेट देखिए 8640 का, 8740 के स्टॉप लॉस के साथ बेचें। तो 5 एक्सपर्ट्स की राय सामने आपके पेश की हमने, उसमें से 2 बेरिश और 3 बुलिश। तो कंफ्यूजन बरकरार और ऐसे में भरोसा कीजिए सिर्फ लेवल्स पर, और लेवल्स नीचे सपोर्ट की तरफ है 8650, 8675 के, और ऊपरी स्तरों पर 8750 से 8800 के बीच में जाकर अटकेगा बाजार। ये है हमारे 5 एक्सपर्ट की राय के मुताबिक लेवल्स। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए 5 का पंच। सबसे पहले ARSS इंफ्रा जॉइंट वेंचर को मिला है एक ऑर्डर रेलवे से 135 करोड़ रुपए का। एम्फेसिस के शेयर पर भी रखिए नजर। कुछ देर पहले ही ऐलान हुआ है यहां पर कि 20 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड देने का फैसला इन्होंने किया। कल हमने देखा था शेयर मजबूत था, करीब 2% ऊपर जाकर समाप्ति हुई थी। जिंदाल स्टेनलेस, इन्हें एक ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से मंजूरी मिली है अपनी यूनिट्स को जमीन ट्रांसफर करने की। और नजर रखिए मनपसंद बेवरेजेस के ऊपर भी, जहां QIP कल देर शाम खुला 716 रुपए का फ्लोर प्राइस था, तो करंट मार्केट प्राइस से काफी नीचे है फ्लोर प्राइस, लेकिन देखना होगा QIP को किस तरह से रिस्पांस मिला है, उसके बाद शेयर आज कैसा प्रदर्शन दिखाता है। जनरली हमने देखा है खुलने के बाद मजबूती देखने को मिलती है अगर QIP सक्सेसफुल हो जाए। बालाजी टेलीफिल्म्स, इस कंपनी के बोर्ड ने फिल्म प्रोडक्शन कारोबार के विलय को मंजूरी दे दी है। बोल्ट मीडिया के नाम से जो कंपनी थी वो अब इस कंपनी में मर्ज हो जाएगी। चलिए, तो ये वो थे 5 स्टॉक्स जहां पर आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए। और इन शेयरों में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा फिर मनपसंद बेवरेजेस का स्टॉक का QIP। इसको लेकर जिस तरह से आप देखिए एक के बाद एक कंपनी आगे बढ़ रही है, पैसा जुटा रही है। अब मनपसंद ने भी फैसला लिया है 716 रुपए का फ्लोर प्राइस, करंट मार्केट प्राइस से काफी नीचे। एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए इस कंपनी को। ये बताइए इसे कैसे अप्रोच करें फिर? मेरे ख्याल से इस स्टॉक में कोई दिक्कत वाली बात बड़ी है नहीं, और QIP को रेस्पॉन्स वैसे तो सुबह 8:30-9 बजे तक अंदाजा लग जाएगा अभी अब से कुछ देर बाद कि रेस्पॉन्स कैसा मिलता है। लेकिन ठीक है, भले ही फ्लोर प्राइस से थोड़ा नीचे, मार्केट प्राइस से थोड़ा नीचे फ्लोर प्राइस है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से एक्शन है इस स्पेस में ये कंपनियां लोगों को पसंद आ रही है, QIP बढ़ जाएगा। QIP बढ़ जाएगा, उसके बाद शेयर में भी आएगी रिकवरी। इस शेयर पर रखिएगा नजर। लेकिन जानते हैं बागले साहब से और 2 कौन से स्टॉक्स हैं जो उनको पसंद है आज लिस्ट में? बिकवाली वाले शेयर ज्यादा हैं हिंडाल्को के अलावा। सर ये दूसरे 2 स्टॉक्स बताइए जहां आपको लगता है मंदी करनी चाहिए। हेमंत, गोदरेज इंडस्ट्रीज में मुझे वीकनेस दिखाई देती है। आज और कल में डाउनवर्ड मूव आनी चाहिए 5 से 7% की। इसको मैं 429 के स्टॉप लॉस से बेचने की सलाह दूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 405। और अडानी पोर्ट्स में वीकनेस डेवलप हो रहा है, ऊपर में डबल टॉप जैसे पैटर्न बना है जो काफी बेरिश पैटर्न माना जाता है, तो इसमें अच्छी खासी फॉल आ सकती है। इसको मैं 270 के स्टॉप लॉस से बेचने की सलाह दूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 248, और ये 2 या 3 या 4 दिन का व्यू है। अडानी पोर्ट को बेचा जाए, ये राय है इस वक्त बागले साहब की तरफ से। एक और स्टॉक जहां पर एक्शन आज दिखना चाहिए वो है एम्फेसिस। 20 रुपए का डिविडेंड देने का कंपनी ने ऐलान किया है, और इसे एक तरह से आप स्पेशल डिविडेंड मान सकते हैं। IT शेयर है। इंटरेस्टिंगली संदीप जैन साहब ने अभी बताया कि थोड़े उन्हें पसंद आ रहे हैं। हिलरी क्लिंटन को जिस तरह से थोड़ी बढ़त मिलने की खबरें, तो कल IT स्टॉक्स में निचले स्तरों से रिकवरी भी दिखी है, तो फिर क्या खरीदने के लिए एम्फेसिस ठीक है क्या? जैन साहब बताएं। देखिए, डिविडेंड ठीक है, एक अनाउंसमेंट किया, बट ओवरऑल एम्फेसिस पे मेरा कवरेज नहीं है और मैं ज्यादा रेकमेंड भी नहीं किया हूं पास्ट में ओवरऑल। और मुझे ऐसा लगता है कि IT स्पेस में जाना ही है
तो थोड़े हेवी वेट्स अब सही लगने लगे हैं, भले वो TCS हो या इन्फोसिस हो। कई बार नेगेटिव बात आ रही है कि आईटी की डिमांड और ये इस तरीके की चीजें, बट मुझे ऐसा लगता है कि दीज कंपनीज आर ऑल्सो, जैसे PSU बैंक्स में होता है ना, टू बिग टू फेल, तो ये कंपनियां भी वैसी हैं, टू बिग टू फेल, और ये मैनेज करेगी और अपने नए नए स्पेसेस जो भी आते हैं उसमें जाती रहेंगी। और जिन वैल्यूएशंस पे ये मिल रहे हैं मुझे अब काफी अट्रैक्टिव लगने लगे हैं। तो बड़े आईटी कंपनीज के साथ जाए, HCL टेक जो हमने रेकमेंड किया, इन टाइप के स्टॉक्स के साथ जाए। बाकी ये कॉर्पोरेट एक्शन के लिए थोड़ा बहुत हलचल रह जाए, बट इन टाइप की न्यूज पे मुझे कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्शन आता नहीं। ओके, लेकिन आप देखिए पहला डिविडेंड है जब से ब्लैकस्टोन इनके बोर्ड पर आया है, और न्यूयॉर्क में कल ये बैठक हुई और उसके बाद एम्फेसिस ने किया है इस डिविडेंड का ऐलान। चार्ट्स पर कैसा लगता है एम्फेसिस, क्योंकि कल देखिए आखिरी मिनटों में यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आ रही थी। इसी इवेंट से पहले पूछेंगे वागले साहब से कि जिन्होंने कल शेयर लिए क्या उनको आज निकल जाना चाहिए, क्या राय है चार्ट्स पर, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। में आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एम्फेसिस के स्टॉक की, और हमने आपसे कहा था कि वागले साहब से पूछेंगे कि जिन्होंने कल शेयर लिए थे क्या उनको आज निकल जाना चाहिए उछाल में। खबर तो आ चुकी है, वागले साहब बताइए क्या करना चाहिए। एक्चुअली हेमंत, एम्फेसिस है ऐसा स्टॉक है जो एक सीमित दायरे में रहता है, वो गिरता भी नहीं है। 520 515 आता है तो वहां से सपोर्ट आता है, बाइंग आती है 560 की तरफ। तो अभी 540 का कुछ क्लोज है कल का, 538, तो मुझे नहीं लगता है 10-20 रुपए के ऊपर ही जाएगा। 555 560 में अटकता है, तो ये सीमित दायरे में का मूवमेंट है फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स पॉसिबली, तो मैं इसको अवॉइड ही करूंगा। तो 20 रुपए का डिविडेंड और 20 रुपए शेयर चल जाएगा। हाँ। बस वही बात है, तो उसके ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, ठीक है। मतलब ये सिंपल कैलकुलेशन होनी चाहिए कि भाई जब इतना ही डिविडेंड इतना ही बढ़ना चाहिए। चलिए, अच्छा आईटी शेयरों में आपने पिक्स में तो कोई नहीं दिया ना? नहीं, कोई चार्ट से कुछ अच्छा दिखता है आपको? अनिल जी, TCS सबसे बेस्ट लगता है। आई थिंक संदीप जी भी कह रहे थे कि संदीप जी ने तो बोला है HCL टेक, लेकिन वो फ्रंट लाइन की बात करें तो मैं, लेकिन वो भी सीमित दायरे में लगता है फॉर अ स्मॉल अपसाइड। मुझे आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद द IT स्पेस एट दिस लेवल। तो ऐसे नहीं कि यहाँ पर लेकर एक 20-25-30% की अपसाइड देखे, जब तक वो दिखता नहीं है तो 5-10% के लिए लेने का मतलब नहीं बनता है। संदीप जैन साहब ये बताइए, आपने कुछ दिनों पहले इसी शो में एक शेयर रिकमेंड किया था, नोसिल, मुझे याद आता है। क्या चल रहा है वो स्टॉक का? हर रोज देखिए ऊपर की तरफ दौड़ लगा रहा है, 52 वीक हाई कल भी उसने छुआ है। ये बताइए आपके टारगेट्स क्या हैं, क्योंकि कई लोग पूछ रहे हैं कि संदीप जैन साहब का टारगेट पूछकर बताओ अगला क्या है। हाँ बिल्कुल हेमंत जी, कल इनफैक्ट ऐसा ही व्हाट्सएप भी आया था मेरे पास कि सर ये टारगेट अब क्या है, तो मैंने जवाब दिया था 80 रुपए का। तो मुझे ऐसा लगता है कि 80 रुपए पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। केमिकल सेक्टर वैसे ही बहुत हॉट हो रखा है, फिर रबर केमिकल्स में है, फिर ये कंपनी बहुत ही पुराना नाम है, तो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस वहां आता। और फिर फ्रीडम स्टॉक्स में दिया था मैंने आपके साथ ही, और फिर बाद में इस शो में भी बताया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब 80-85 का जो लेवल है वो एक वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट फिर भी वैल्यूएशंस अभी भी अट्रैक्टिव लगती है, ऊपर अभी भी जा सकता वहां से भी। बट ठीक है, अच्छा पैसा बन रहा तो सर्टेनली बनना चाहिए। 50 के लेवल्स पे रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है, क्योंकि मार्केट में करेक्शन आता है तो स्टॉक्स भी करेक्ट करते हैं, और आइडियाज मिलेंगी। हो सकता है भी नवरात्रि है, नवरात्रि पे और बेटर आइडियाज और आ जाएंगी, तो प्रॉफिट बुकिंग करके पैसा बना के रखें, वो पैसा वहां इन्वेस्ट करेंगे। नवरात्रि एक शो करते हैं, नवरत्न शो, जिसमें 9 शेयर बताते हैं एक्सपर्ट्स के, तो आप ढूंढ कर रखिए। आपसे पूछेंगे फिर से कौन से वो स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं अनिल। फिर बिल्कुल, और वक्त आ रहा है बहुत जल्दी है, और वैसे भी सारे अच्छे अच्छे शेयर्स जो जनरली कहते हैं कि रिकमेंड करने का वक्त श्राद्ध के बाद ही होता है, तो श्राद्ध खत्म होने वाला मेरे ख्याल से 30 तारीख को जी। तो श्राद्ध के पहले अगर मार्केट ज्यादा नहीं गिरा तो इतना ही गिरा तो वो भी ठीक है, एक्चुअली खराब दिन है। लेकिन चलिए, किन शेयरों पर आज FI ब्रोकरेजेस की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं वो देख लेते हैं। नीति हमेशा की तरह हमारे साथ हैं इस वक्त। गुड मॉर्निंग नीति, कौन से स्टॉक्स लाई हैं आज आप? एमसीएक्स से आज सबसे पहले रडार पे ब्रोकरेजेस के UBS का टॉप मिड कैप पिक है, आज निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं। 1400 रुपए का लक्ष्य आपको दिखा सकता है। शेयर 22% की मौजूदा भाव से तेजी दिखा सकता है। कल इन्होंने अपने ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ाए हैं, जिससे कि इन्होंने कैलकुलेट करके देखा है कि ट्रेडर्स की कॉस्ट कम से कम 5 से 7% बढ़ेंगे, यहाँ से इनको फायदा होगा। प्लस एक खबर जो कि अभी चल रही कि शायद ये एक एक्सचेंज के लिए या जो स्टॉक्स की ट्रेडिंग के लिए भी ये अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी इनको फायदा हो सकता है।
ये एक स्ट्रॉन्ग प्ले है, अच्छा ग्रोथ को डिलीवर करेगा। इनकी टॉप मिड कैप पिक है। 1400 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको निवेश करना चाहिए। यूबीएस कह रहा है एमसीएक्स में 22% का मौजूदा भाव से तेजी। एचडीएफसी बैंक में नोमुरा ने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है। निवेश करने की सलाह मेंटेन करते हुए 1325 का इनका लक्ष्य था, अब इसे बढ़ा करके 1520 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव से आपको 17% का अपसाइड ये शेयर भी दिखा सकता है। ये कंटिन्यू कर रहे हैं अपने मार्केट शेयर को गेन करने में। लार्ज कॉर्पोरेट्स और अनसिक्योर्ड रिटेल बुक को एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20% सीएजीआर ग्रोथ FY16 और 19 के दौरान। असेट क्वालिटी स्टेबल रहने की इनको उम्मीद है। निवेश करके चलिए 1520 का लक्ष्य एचडीएफसी बैंक आपको दिखा सकता है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे डॉयचे बैंक निवेश करने की सलाह दे रहा है। 1420 का इनका भी लक्ष्य है। पॉइज्ड है, अच्छी ग्रोथ ये भी डिलीवर करेंगे। जीएसटी का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट इनको नहीं आएगा। 24% का एक अपसाइड पोटेंशियल ये देख रहे हैं। FY17 में 15% AUM ग्रोथ का इनको अनुमान है। यहां से इनको ग्रोथ पिकअप दिखता है। 1420 के लिए आपको निवेश करना चाहिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट में। जीएसपीएल में क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन कर रहा है। ग्रोइंग गैस डिमांड यानी गैस की जो डिमांड बढ़ रही है उसका एक स्ट्रांग प्ले रहेगा। इंक्रीज करें अपना टारगेट प्राइस 165 से बढ़ा के 180 का इन्होंने कर दिया है। 22% की मौजूदा भाव से तेजी दिखा सकता है। प्लस ये 10 MT का एडिशन करेंगे गुजरात के LNG कैपेसिटी में अगले कुछ ही महीनों में। यहां से इनको फायदा होगा। 180 के रुपए के लक्ष्य के लिए आपको जीएसपीएल में निवेश करना चाहिए। और यूपीएल में डॉयचे बैंक रिटरेट कर रहा है अपनी बाय यानी निवेश करने की सलाह। टारगेट प्राइस इनका 800 रुपए का है। 17% की मौजूदा भाव से तेजी ये शेयर भी दिखा सकता है। वाओ, तो यूनाइटेड फास्फोरस में 800 रुपए का टारगेट, जीएसपीएल में लक्ष्य 165 से बढ़ाकर 180 रुपए कर दिया गया है। शुक्रिया नियति, ये सारी रिपोर्ट्स हमसे शेयर करने के लिए। और सबसे क्रेडिबल रिपोर्ट अगर किसी एक ब्रोकरेज हाउस की मानी जाती है सीएलएसए के बाद, तो फिर वो क्रेडिट स्विस की मानी जाती है। और जीएसपीएल के ऊपर काफी सारे ब्रोकरेजेस आजकल बुलिश होते हुए नजर आ भी रहे हैं। सर, चार्ट देखकर बताइए जीएसपीएल कैसा लगता है आपको? ये गुजरात स्ट्रेट पेट्रोनेट यही आप बोल रहे हैं? नहीं, मुझे इतनी स्ट्रेंथ नहीं लगती है। ऊपर में 160 में काफी अटक सकता है, काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। हाँ, शायद ऑन द डाउन साइड 135, 138 वो ब्रेक ना करे। ये सीमित दायरे में 135, 160 ये रेंज में होगा। ओके, तो ये है जीएसपीएल पर राय। एनबीएफसीज, इन स्टॉक्स पर राय लेना चाहता हूं आपसे संदीप जी जैन साहब, और खास तौर से श्रीराम ट्रांसपोर्ट जहां पर डॉयचे बैंक की रिपोर्ट भी आई 1420। श्रीराम ट्रांसपोर्ट या फिर कोई और स्टॉक जो आपको पसंद हो? एक्चुअली बहुत सारे पसंद है इस सेक्टर में तो स्टॉक्स, और इनफैक्ट एनबीएफसीज तो पिछले 1.5 साल से नॉन स्टॉप शायद काफी स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं। और छोटे हो बड़े हो, इसमें तो एक चीज खास बात है कि ग्रोथ, जबरदस्त ग्रोथ आ रही है। और कुछ सेक्टर है, एमएफआईज है जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, वहां तो 80 से 100% की ग्रोथ आ रही है। भले इक्विटास हो, उज्जीवन, ये दोनों भी एक तरीके से जुड़वाई हैं, जैसे आरईसी और पीएफसी है। अभी तक मार्केट के नोटिस में नहीं आए, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मूव साथ देते हैं। सिमिलर टाइप का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिमिलर टाइप का मार्केटिंग नेटवर्क है, तो उज्जीवन और इक्विटास दोनों तो अच्छे लगते हैं। और उसमें भी इक्विटास थोड़ा सा सस्ता लगता है मुझे। फिर एक सैटिन क्रेडिट केयर, एक मतलब लिस्टेड कंपनी है जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आई थी, वो मैंने रेकमेंड भी किया हुआ है। एनबीएफसीज और बैंक्स पे एक स्पेशल शो था आप ही के चैनल पे। और ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अच्छी लगती है, जैसा कि आज मैंने रेकमेंड भी किया एचडीएफसी। इनफैक्ट बाकी स्टॉक्स बहुत चल चुके हैं, एचडीएफसी में मुझे ऐसा लगता है कि डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है, तो वहां पे देखें। बाकी एक मैग्मा फिनकॉर्प है, बहुत ज्यादा चला नहीं है। बाकी एनबीएफसीज में बड़ा रन आ चुका है, छोटी है बट लिवरेज बहुत ज्यादा है बोल के थोड़े लेट चलते हैं, बट मैग्मा फिनकॉर्प ठीक लगता है। एक्चुअली ये सब चले नहीं, लेकिन आपने जो सब कुछ बताया उसके बाद और कुछ बचे नहीं है। मतलब सारे स्टॉक्स आपको एनबीएफसी स्पेस में पसंद है, तो बहुत सारे शेयर खरीदने के मौके जब भी आपको मिले करेक्शन। संदीप जैन की राय। चलिए, हमारे साथ अब 2 नए एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। एक तो आदित्य अग्रवाल साहब वे टू वेल्थ से, जो बताएंगे आपको एफएनओ की रणनीति, वायदा कारोबार की एक्सपायरी के हफ्ते में, और साथ ही चार्ट्स पर नजर डालेंगी सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक। गुड मॉर्निंग सिमी, स्वागत है आपका भी। तो बताइए, निफ्टी को ट्रेड करेंगी आज या फिर अवॉइड करेंगी? देखिए अनिल जी, पहले तो इनिशियली अवॉइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखेंगे कि कहाँ पे ये करेक्शन खत्म होता है। पर मेरा जो टारगेट था, लोअर टारगेट जो लोअर लेवल्स था, करीब उसी के आसपास निफ्टी बंद किया है।
मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सितंबर महीने की जो लो था निफ्टी का 8688 वो लो दोबारा नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ये ओवरऑल बुल मार्केट है और बुल मार्केट में सपोर्ट ज्यादातर टेस्ट नहीं होता है। तो 8688 का लो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, तो वहां पे अगर जाएगा तो मैं वहां पे बाई कॉल ही दूंगी। और मैंने जो अभी तक का जो स्टॉप लॉस मैंने रखा है 8680 का, वो स्टॉप लॉस अगर हिट भी हुआ तो भी मुझे कोई खराब नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर से काफी हद तक नीचे आ चुका है। पूरा अक्टूबर सीरीज के लिए निफ्टी अच्छा होगा और नीचे बाई करके मुझे लगता है कि 1-2 दिन में 8800 से 8820 तक का रैली देखने को मिलेगा। मैं अभी भी बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी अपनाने के लिए कहूंगी। रणनीति सिमी की निकल कर आ रही है। आदित्य, आप कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट को आज? आदित्य, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद कुछ मुश्किल आ रही है, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन सिमी, ये बताइए आज के लिए कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आप बुलिश या बेयरिश हैं? आपके पिक्स बताएं। हेमंत, 2 स्टॉक मेरा रडार में है। सिर्फ आज ही नहीं, पूरा महीने में मतलब अक्टूबर सीरीज में वो 2 स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। एक तो दोनों में कुछ हद तक मतलब बहुत ज्यादा करेक्शन हो चुका है और अभी 2 स्टॉक रिकवरी मोड में है। एक भारत फोर्ज है और दूसरा होगा भारत फाइनेंशियल्स इंक्लूशन। दोनों में मुझे लगता है कि एक पोजीशन बिल्डअप हो रहा है जो कि नेक्स्ट महीने के लिए अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है। भारत फोर्ज का स्टॉप लॉस मैंने 920 का रखा है, क्योंकि मैं पोजिशनल ट्रेड दे रही हूँ। मेरा टारगेट भी लंबा है, 974 से 980 का टारगेट है, जो कि इस सीरीज में मिल सकता है, मतलब नेक्स्ट सीरीज में। भारत फाइनेंशियल का स्टॉप लॉस मैंने 820 का रखा है और मेरा टारगेट इसमें 890 से 910 का है। पूरा अक्टूबर महीने में दोनों स्टॉक परफॉर्म करेगा अच्छा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन पर यह है राय सिमी की तरफ से। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं। जी, हम फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जाने वाले दिग्गज अम्बरीश बलिगा। हमारे बाकी एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं संदीप जैन, संदीप वागले, सिमी भौमिक, आदित्य अग्रवाल। ढेर सारी पिक्स है उनके पास और कई सारे स्टॉक्स हैं जिन पर करनी है हमें बातचीत और लेनी है आपकी स्ट्रेटेजी। इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त संदीप वागले साहब, आदित्य अग्रवाल, सिमी भौमिक और अम्बरीश बालिगा साहब भी अब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। अब उन स्टॉक्स पर बात की जाए जहां हमारे एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं। उससे पहले आदित्य अग्रवाल से हम बात करना चाहते हैं वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से। आदित्य, बताएं निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या ट्रेडिंग होनी चाहिए, कैसे ट्रेड करें, और एक्सपायरी के लिहाज से अगर आपको कोई लेवल समझ में आ रहे हैं कि कहां एक्सपायरी हो सकती है निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो वो भी बताएं। लगता है आज आदित्य जी के यहाँ कुछ न कुछ दिक्कत है टेक्निकली। चलिए, कोई बात नहीं, उनसे थोड़ी देर में संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन खरीदने की राय दी थी सिमी ने, और सिमी की लिस्ट में दूसरा स्टॉक भी भारत ही है, वो है भारत फोर्ज। तो सिमी अच्छा ये भी बता चुकी है सिमी, तो ये दोनों स्टॉक उनकी लिस्ट में खरीदारी के लिहाज से आज के सेशन में। अब शामिल करते हैं हम अम्बरीश बालिगा साहब को हमारे साथ। अम्बरीश, एक स्टॉक जो लगातार एक्शन में औरोबिंदो फार्मा, और आज भी खबरें आ रही कुछ और दवाओं को इनके यूएसएफडीए से मंजूरी मिली है। स्टॉक में देखिए क्या ड्रीम रन चल रहा है। क्या लगता है इन लेवल्स पे भी खरीदारी करने का मौका है या इंतजार किया जाए? नहीं, फार्मा ओवरऑल तो मेरा कॉशियस व्यू रहा है, स्पेशली लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में, पर बिकॉज ऑफ दीज ट्रिगर्स शायद शॉर्ट टर्म में चल जाए। एंड वी हैव सीन एक्सट्रीमली गुड मोमेंटम इन औरोबिंदो इन द पास्ट कपल ऑफ वीक्स, लास्ट 2 months और सो। तो मुझे लगता है कि यहां से भी ऊपर जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रिगर, बट देन इट शुड बी यूटिलाइज बेसिकली फॉर ट्रेडिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि ओवरऑल द नेक्स्ट एटलीस्ट 3 or 4 quarters फार्मा पे दबाव रहेगा। And at lower levels, one should always look at picking up the leaders, which I see as Sun Pharma and Lupin, which has anyway been under pressure for a while. So, I mean, other than trading, for investment, I think I'll wait. और कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, जहां आपको लगता है कि बाजार के करेक्शन में निवेश करना चाहिए? क्योंकि हमने पिछले कई फॉल्स देखे हैं जो ग्लोबल मार्केट्स की वजह से आई, और उन फॉल्स में अगर लोगों ने अच्छे शेयर पकड़े हैं, खरीदे हैं, रखे हैं, तो उनको मुनाफा हुआ है वो एब्सोल्युटली, क्योंकि जब मार्केट नीचे था राइट फ्रॉम जनवरी टू मार्च अप्रैल,
मैंने उस वक्त काफी बाय कॉल्स दिए थे, एंड स्पेशली द PSU बैंक्स, इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स, और वो काफी अच्छे चल चुके हैं। तो इस लेवल पे तो मैं बोल रहा हूँ लास्ट करीब 1 महीने से मैं बताते आ रहा हूँ कि इट इज टाइम टू बुक आउट टू सर्टेन एक्सटेंट, कीप बुकिंग आउट एट एवरी राइज, एंड दैट्स द सेम थिंग विच आई एम फॉलोइंग इवन एज ऑफ नाउ। पर जब मार्केट करेक्ट करेगा, एंड इनफैक्ट आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स टू करेक्ट डिसेंटली वेल ओवर द नेक्स्ट मंथ एंड हाफ 2 months, तो उस वक्त आई थिंक वन शुड लुक एट बाइंग इनटू दोज इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि द इंडियन इकोनॉमी विल स्टार्ट डूइंग एक्सट्रीमली वेल गोइंग अहेड, एंड वी शुड सून स्टार्ट सीइंग ग्रीन शूट्स। So one should basically look at the economy related stocks as compared to export. एक दो नाम बताइए। यहाँ पे in fact I'm looking at stocks like Greaves Cotton, Titagar, HEG, and especially the reason why I'm looking at these stocks is that इन लोग के जो capacity utilization levels है काफी कम है। It's about 45-50% की capacity utilization है, and especially when the economy looks up, the capacity utilization will shoot up from here. And especially they don't require any capex, so additional fixed asset के पे खर्चा नहीं है, and once the capacity utilization moves up, margins also move up decently well. तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि these stocks over the next possibly 1.5-2 years will see a huge margin improvement. और HEG के नतीजे भी जो पिछले कुछ क्वार्टर्स में आए, 1-2 क्वार्टर्स में, वो अच्छे दिखने लगे हैं। हाँ, I mean like especially when we see even in the past we have seen कि जब भी इनका capacity utilization करीब 75% हो जाता है, अभी 50-50 है, जब 75 हो जाता है, we have seen the EPS shoot up to about 22-23 rupees, and at about 85-87% we have seen EPS of 33 rupees. So from that point of view I would say just buy and hold on, one requires patience. और and we have seen something similar in BSU tractors, tillers and tractors, जो मैंने recommend किया था करीब 5-6 महीना पहले at about 1500 levels, वहाँ पे भी देखें तो capacity utilization just about 45% है, but still the results are extremely good. So imagine what can happen at a capacity utilization of 80-85%. ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए इन तमाम शेयरों पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए कुछ और स्टॉक्स और बेहतरीन राय, और साथ ही वायदा कारोबार में स्टॉक फीचर्स की बेहतरीन ट्रिक्स भी आदित्य अग्रवाल के साथ इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। एसडीएक्स निफ्टी में मामूली कमजोरी देखने को मिल रही है आज के सत्र में, और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि कहां पर हैं आज कमाई के मौके। संदीप वागले जी हमारे साथ, अम्बरीश बलिगा जी हैं हमारे साथ स्टूडियो में, आदित्य अग्रवाल और सिमी भौमिक भी मौजूद हैं। आदित्य, ये बताइए, आपको आवाज पहुंच रही है ना? अब 2 बार हमने आपके पास आने की कोशिश करी, हमारी आवाज आपको मिल रही है? जी अनिल जी, बिल्कुल साफ हेमंत बोल रहा हूँ। सर बताइए, बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। कहां पर नजर है आपकी, कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आपको पसंद है FNO की पोजीशंस के लिहाज से? मॉर्निंग हेमंत। वेल, हमको लगता है कि यहाँ से निफ्टी में एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। 86, 80, 8700 काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां से निफ्टी में एक सेकंड हाफ में पुल बैक देखने को मिल सकता है, जो कि निफ्टी को 87, 90, 88, 20 तक लेके जा सकता है। बट यहाँ पे देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। मार्केट में इस समय काफी एक सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट 2-3 दिन से देखें तो फार्मा में लोअर लेवल्स पे अच्छी बाइंग देखने को मिली है। ल्यूपिन में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, नीचे में 1400, 1440 के आसपास, वहीं से एक पुल बैक देखने को मिला है। तो यहाँ से हमको लगता है कि ल्यूपिन में एक नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए एक नेक्स्ट एक्सपायरी को ध्यान में रखकर एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है विद अ टारगेट ऑफ 1620, और नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 1465 का। दूसरा स्टॉक रहेगा SGFC लिमिटेड। स्टॉक में काफी टाइम से एक लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल रही है, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1380, 1385 के आसपास। वहीं से वापस हमने स्टॉक में देखा कि लास्ट 2 दिन में पुल बैक देखने को मिला है। तो हमें यहाँ से लगता है कि SGFC में एक अच्छा एक पुल बैक देखने को मिलेगा। 1470 के स्टॉप लॉस से SGFC को करंट लेवल से बाय करके चल सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1390। 2 शॉर्ट कॉल भी रहेंगी, एक रहेगा अदानी पोर्ट का। अदानी पोर्ट में 275, 280 की रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, काफी टाइम से स्टॉक उस रेंज में ट्रेड कर रहा है। इससे अपने एक सपोर्ट लेवल भी था, इमीडिएट सपोर्ट लेवल 268 का, उसको भी ब्रेक किया, उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। तो यहां से हमको लगता है कि अदानी पोर्ट में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, कोई पुल बैक देखने को मिलता है, स्टॉक 267, 268 के आसपास आता है, तो अदानी पोर्ट को एक शॉर्ट कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 255 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 274।
साथ ही साथ सीमेंट में देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट में थोड़ा सा यहाँ से एक प्रेशर लग रहा है हमको शॉर्ट टर्म में। अल्ट्राटेक सीमेंट में यहाँ से एक 3-4% का हमको लगता है कि डिप देखने को मिल सकता है। इसमें एक 3800 के टारगेट से शॉर्ट करके चल सकते हैं करंट लेवल्स पे विद स्टॉप लॉस ऑफ 3975। तो 4 स्टॉक से जहां पर ट्रेडिंग के मौके, तेजी करना चाहे तो लुपिन खरीदने और HDFC लिमिटेड, मंदी करना चाहे तो अदानी पोर्ट और अल्ट्राटेक। चारों निफ्टी के स्टॉक चुने हैं आदित्य ने खरीदारी करने के लिए आज से, लेकिन मैं चुन रहा हूं 2 स्टॉक वो जहां पर आज एक्शन दिखना चाहिए। एक्चुअली कल भी दिख चुका है, तो आज फॉलो अप एक्शन होना चाहिए। दोनों ही मिड कैप शेयर है और दोनों ही फार्मा, वीवीमेड और डिशमेन। अमरीश, सवाल आपके लिए। वीवीमेड में कल 20% का ऊपरी सर्किट था। कोई एक बड़े जाने माने इन्वेस्टर्स की तरफ से ब्लॉक डील में खरीदारी का नाम आया था, उसके बाद स्टॉक में जबरदस्त तेजी दिखी। और डिशमेन, कल मॉर्गन स्टैनली ने 10 लाख शेयर खरीदे 220 रुपए पर। डिशमेन का भाव देख लिया जाए, कल कहां बंद हुआ था, मेरे ख्याल से मजबूत तो था जहां तक मेरा अंदाजा है। जी हाँ, 220 पे खरीदा, 222, 3% ऊपर। इन दोनों शेयरों को ट्रैक करते हैं, और यदि हाँ तो क्या एक खरीदें, दोनों खरीदें या दोनों अवॉइड? वीवी में तो ट्रैक नहीं करता हूँ, डिशमेन तो ट्रैक करता था। करीब 35-40 लेवल्स में मैंने रेकमेंड किया था। मैं तो काफी पहले क्यों हो गया ट्रैक करता? निकल गया मैं उससे। इनफैक्ट आई डिडंट वेट फॉर दीज लेवल्स, आई एग्जिटेड मच अर्लियर। करीब 160-170 लेवल्स के आसपास आई एग्जिटेड। सो आफ्टर दैट आई एम नॉट ट्रैकिंग। सो एट दीज लेवल्स एनीवे, सिंस इट हैज मूव्ड अप मच बियॉन्ड माय लेवल्स, आई विल नॉट रियली रेकमेंड एट द करंट लेवल्स। ओके, तो चलिए, तो फिर वीवीमेड तो कल सर्किट पे ही था, 20% छोड़ दे। फटाफट चार्ट्स देखें सिमी आप डिशमेन के 221-22 के आसपास है। क्या ये चार्ट्स पर मजबूत है, खरीदना चाहिए? जी बिल्कुल अनिल जी, मजबूत तो है, पर स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंटली काफी बड़ा रन अप इसमें देखा गया है। एक सपोर्ट मेरा नजर में है जो 210 के आसपास है। अगर ये 210 का सपोर्ट होल्ड करता है तो इसका जो रैली है ये कंटिन्यूड होगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में भी अगर कोई देखता है तो 260 तक का रैली देखने को मिल सकता है इसमें। और अगर ये स्टॉक 210 से नीचे नहीं जाता है तो मैं बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी अपना के खरीदने के लिए कहूंगी। मेरा टारगेट 260 का इमीडिएटली होगा, 256 से 260 का टारगेट होगा। ओके, इंटरेस्टिंग। 210 का स्टॉप लॉस, 260 का लक्ष्य डिशमेन मॉर्गन ने खरीदा है, आप भी खरीदिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद जब लौटेंगे लेकर आएंगे आपके लिए बाजार का भरपूर एक्शन। शुरुआत करेंगे प्री ओपनिंग सेशन की, बताएंगे कैसा खुलेगा भारतीय बाजार। क्या निफ्टी की तरफ 17% जो है उतना कमजोर या थोड़ा बेहतर? रुपए की शुरुआत पर रखेंगे नजर, और हर रोज की तरह स्टॉक 2020 के फॉलोअर्स के लिए होगा पूरा का पूरा अपडेट। 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज 9:15 पर हमारे साथ रहेगा मार्केट का भरपूर एक्शन देखने और करने के लिए, और अगले 20-25 मिनट आपके लिए होंगे बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज शुरुआती एक्शन के दम पर। तो शुरुआत करेंगे हम पहला सौदा की इस छोटे से ब्रेक के बाद।